स्टूडेंट्स, आज हम पॉलीमर चैप्टर के अंडर पढ़ेंगे चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन एंड स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन. On the basis of mode of polymerization, polymers are divided into two categories, that is chain growth polymers and step growth polymers. And the mechanism that is polymerization is named as chain growth polymerization and step growth polymerization. अब दोनों में डिफरेंस क्या है, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्या है और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन क्या है. तो इसके लिए देखिए एक सिंपल सा मैं एग्जांपल आपके पास लेकर के चल रहा हूं. आप सपोज कोई चेन बनाना चाह रहे हैं और आपके पास लिंक्स हैं. लिंक्स यानी मैं ये कह सकता हूं कि आपके पास डिफरेंट कड़ी पड़ी हुई है और उनको कनेक्ट करके आपको एक चेन बनानी है. जैसे मैं ये कह दूं यहां पर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये आपके पास डिफरेंट लिंक्स हैं, ये लिंक्स पड़े हुए हैं और इन लिंक्स की हेल्प से आपको चेन बनानी है. और ये आप क्या करेंगे, फिर लिंक्स आपके पास बहुत सारे और आप चेन बना रहे हैं. तो चेन बनाने के यहां पर दो तरीके आपके पास हो सकते हैं. एक तो ये तरीका हो सकता है कि आपने ये वाला लिंक लिया, ये कड़ी ली और इसके अंदर ये वाली कड़ी आपने फिट कर दी. फिर ये कड़ी उठाई, ये इसमें फिट कर दी, ये कड़ी उठाई, ये इसमें फिट कर दी, ये कड़ी यहां पर उठाई, इसमें फिट कर दी, ये कड़ी उठाई, इसमें फिट कर दी. एक तो ये तरीका आपके पास, आप सभी कड़ियों को वन बाय वन इसमें ऐड करते चले जाएंगे इस तरह से और ये आपके पास चेन बन जाएगी. ऐसे ही करेंगे. सपोज आप बैठे हुए हैं और बहुत सारे आपके पास लिंक्स यानी ये कड़ी आपके पास रखी हुई है और आपको उनको कनेक्ट करके एक लंबी चेन बनानी है. तो एक तरीका तो ये है कि आप क्या करें, एक कड़ी के अंदर दूसरी कड़ी डाल दी, फिर जो दो कड़ियां बन गई उसमें तीसरी डाल दी, तीन एक दूसरे जुड़ गई उसमें चौथी ऐड कर दी, फिर पांचवी ऐड कर दी और इस तरह से ये चेन बनती चली जाएगी. एक तो ये वाला वे हो गया. दूसरा आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर, दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आपने क्या किया, पहले दो कड़ी को आपने कनेक्ट कर लिया, फिर आपने तीन कड़ी को कनेक्ट कर लिया, फिर इसी तरह मैं कहूं आपने चार कड़ी को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया. सही है. यानी आपने अलग अलग नंबर की कड़ी बना ली. पहले दो को आपने उठा करके दो लिंक्स को कनेक्ट कर दिया, फिर तीन लिंक्स को उठा के कनेक्ट कर दिया, चार लिंक्स को कनेक्ट कर दिया और फिर आपने क्या किया, फिर आपने इन लिंक्स को एक दूसरे से जोड़ते चले गए कि यहां पर ये दो लिंक्स थे, इनके अंदर ये तीन लिंक्स आपने ऐड कर दिए, ये बन गए पांच लिंक्स इसमें कनेक्ट हो गए. फिर आपने ये वाली चार वाली जो चेन बनी थी इसको उठाया और इसमें ऐड कर दिया, यहां पर ऐड कर दिया. तो इस तरह से आपके पास चेन बन गई. एक तो ये वाला आपने प्रोसेस फॉलो किया है चेन बनाने के लिए और एक ये फॉलो किया है. दोनों में आप डिफरेंस समझ रहे हैं ना. सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं. आप अपने कमरे में बैठे हुए हैं, बहुत सारी आपके पास आयरन की और यू कैन से किसी और मेटल की आपके पास लिंक्स, कड़ी जिसको आप बोलते हैं, वो पड़ी हुई हैं और उनको कनेक्ट करके आपको चेन बनानी है. तो आप क्या कर सकते हैं, एक तो ये वाला तरीका अपना सकते हैं कि एक कड़ी ली, उसमें दूसरी कड़ी आपने कनेक्ट कर दी, फिर उसके अंदर एक और कड़ी कनेक्ट कर दी, फिर एक और कर दी, फिर एक और कर दी, फिर एक और कर दी और इस तरह से आप क्या करते चले गए. सिंपल वे में मैं कहूं तो जो ग्रोविंग चेन है उसमें एक एक करके कड़ी ऐड करते चले गए और आपने एक लंबी चेन बना दी. सही तरीका. दूसरा तरीका यह है कि आपने क्या किया, दो आपने लिंक्स उठाई यानी कड़ी उठाई, उनको कनेक्ट कर दिया आपस में, फिर आपने तीन लिंक्स उठाए, उनको आपस में कनेक्ट कर दिया, फिर आपने चार कड़ियां उठाई, उनको आपस में कनेक्ट कर दिया. इस तरह से यहां पर आपने दो कड़ियों को एक बार जोड़ दिया, तीन कड़ियों को एक बार जोड़ दिया, चार कड़ियों को एक बार जोड़ दिया और फिर आपने क्या किया, इनको फिर एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया. इस दो और तीन कड़ी को कनेक्ट कर दिया, फिर इनके अंदर ये चार वाली जो बनाई थी इसको कनेक्ट कर दिया. तो उससे भी क्या बन गया आपके पास, उससे भी आपके पास चेन बन गई. एक ये वाला तरीका भी आप अपना सकते हैं. अब सिंपल सी चीज समझिए, यहां पर जिनको मैं लिंक बोल रहा हूं, जिनको मैं कड़ी बोल रहा हूं, इनको आप लेकर के चल पड़े मोनोमेरिक यूनिट. इनको आप एज्यूम कर ले मोनोमेरिक यूनिट, क्योंकि मोनोमेरिक यूनिट एक दूसरे से जुड़ती जाएंगी तो क्या बनेगा, चेन, दैट इज पॉलीमेरिक चेन. तो ये मोनोमेरिक यूनिट एक दूसरे से कैसे जुड़ सकती हैं, बिल्कुल इसी तरह दो तरीके इनके जुड़ने के. अब जिनको मैं लिंक्स बोल रहा था, कड़ी बोल रहा था, उनको आप मोनोमेरिक यूनिट ले लें.
तो मोनोमेरिक यूनिट कैसे जुड़ सकती है एक दूसरे से? एक तो ये वाला तरीका और दूसरा ये वाला तरीका। अगर मोनोमर्स यूनिट इस तरीके से एक दूसरे से जुड़ती जाएंगी और पॉलीमेरिक चेन बनाएंगी तो इस मोड को हम कहेंगे चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इस मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन को हम कहेंगे चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। यहां पर चेन ग्रो करती जा रही है और ग्रोइंग चेन के एंड पे मोनोमेरिक यूनिट एक एक करके ऐड होती जा रही है, तो इसलिए इसको नाम दे दिया गया चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। लेकिन सेकंड मेथड में क्या हुआ? दो मोनोमेरिक यूनिट एक बार जुड़ गई, तीन जुड़ गई, फिर चार जुड़ गई। जब दो मोनोमेरिक यूनिट एक दूसरे से कनेक्ट होंगी तो इसको मैं कह सकता हूं यहां इन्होंने डाइमर बनाया है, यहां इन्होंने ट्राइमर बनाया है, यहां इन्होंने टेट्रामर बनाया है। और सिंपली मैं ये कह सकता हूं कि यहां पहले इन्होंने ओलिगोमर्स बना लिए, पहले इन्होंने यहां पर ओलिगोमर्स बना लिए। ओलिगोमर्स क्या होते हैं? जो मैं ये बता रहा हूं आपको, डाइमर्स, ट्राइमर्स, टेट्रामर्स, यानी कि स्मॉल चेन जो यहां पर बन रही है उनको ओलिगोमर्स कह रहा हूं मैं। डिफरेंट लेंथ के ओलिगोमर्स बना लिए और फिर उन ओलिगोमर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया। जैसे ये डाइमर और ट्राइमर उठाया, ये कनेक्ट हो गए और ये जब कनेक्ट हो जाएंगे तो क्या बन गया? पेंटामर। पेंटामर फिर इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये स्टेप में एक दूसरे से ऐड होते चले जाएंगे और पॉलीमेरिक चेन बनाएंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस है। सिंपल सा एग्जांपल लेकर के मैंने इसको क्लियर किया है। तो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में क्या होगा? मोनोमेरिक यूनिट जो है वो एक दूसरे से जुड़ती चली जाएंगी। पहली यूनिट दूसरी जुड़ गई, तीसरी जुड़ गई, चौथी जुड़ गई, और जो ग्रोविंग चेन है उसके एंड पे ये यूनिट कनेक्ट होती चली जाएंगी वन बाय वन। लेकिन स्टेप ग्रोथ में क्या होगा? स्टेप ग्रोथ में जैसे दो एक साथ जुड़ गई, फिर तीन एक बार जुड़ गई, चार एक बार जुड़ गई और फिर वो एक दूसरे से कनेक्ट होगी। यानी पहले उन्होंने ओलिगोमर्स बनाए और फिर वो ओलिगोमर्स जैसे ये डाइमर बना है, ये ट्राइमर बना है, ये टेट्रामर बना है, इन्हीं को मैं ओलिगोमर्स बोल रहा हूं। फिर ये ओलिगोमर्स एक दूसरे से कनेक्ट हो गए और इन्होंने कनेक्ट होकर के पॉलीमेरिक चेन बना दी। तो अगर ये वाला मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन है तो हम कहेंगे चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, और जो पॉलीमर ऑब्टेन होगा उसको हम कहेंगे चेन ग्रोथ पॉलीमर। और अगर ये वाला मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन है तो हम इसे कहेंगे स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, और जो पॉलीमर ऑब्टेन होगा उसे हम कहेंगे स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। अब देखिए, जो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है इसको जनरली कौन से मोनोमर्स दिखाएंगे? इसको वो मोनोमेरिक यूनिट्स दिखाएंगी जिनमें मल्टीपल बॉन्ड हो, या मैं कह सकता हूं जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी अनसैचुरेटेड मोनोमर्स इसको दिखाएंगे। और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कौन से मोनोमर्स शो करेंगे? ये जनरली वो मोनोमर्स शो करेंगे जिनके पास दो या तीन फंक्शनल ग्रुप हो, यानी या तो बाई या ट्राई फंक्शनल ग्रुप वो रखते हो। दो या तीन फंक्शनल ग्रुप जिन मोनोमर के पास होंगे वो इसको शो करेंगे। जैसे यहां पर इसको मैं कह सकता हूं कि यहां एल्कीन या उसके डेरिवेटिव इसको दिखाएंगे, और यहां आप एग्जांपल ले सकते हैं जैसे आपने नायलॉन 6 का लिया था, आपने टेरिलिन का लिया था, ग्लिप्टल का लिया था, नायलॉन 610 का लिया था। उनमें बाई फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं मोनोमर्स के अंदर, तो वो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन दिखाएंगे। अब जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं मोनोमर्स में और वो मोनोमर्स एक दूसरे से ऐड होते जाएंगे तो उनके बीच से कोई स्मॉल मॉलिक्यूल नहीं निकल रहा, तो उनको हमने नाम दे दिया था एडिशन पॉलीमर। तो मैं ये कह सकता हूं यहां पर कि जो एडिशन पॉलीमर हैं वो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से बनेंगे। और यहां पर आपको पता है बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल है, तो वो मोनोमर जब एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तो उनके बीच से कोई स्मॉल मॉलिक्यूल निकलेगा, यानी कंडेंसेशन होगी। तो इनको मैं कह सकता हूं कि जो कंडेंसेशन पॉलीमर हैं, जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं वो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन दिखाएंगे। तो एडिशन पॉलीमर्स कौन सी दिखाएंगे? चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से बनेंगे, और कंडेंसेशन पॉलीमर्स स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से बनेंगे। अब देखिए, ऐसा अधिकतर बुक्स में लिखा हुआ है कि एडिशन पॉलीमर्स जो हैं वो चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से बनते हैं और जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं वो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा हो ये ट्रू नहीं है। ये भी हो सकता है
कि एडिशन पॉलीमर ये वाला शो करें और कंडेंसेशन पॉलीमर्स ये वाला शो करें। लेकिन इस लेवल पे आपकी बुक्स में दिया हुआ है तो आप यही काउंट करके चलें कि जो यहां पर चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है उनको एडिशन पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं, और जो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है उसको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं। एज पर योर बुक्स, योर एनसीईआरटी बुक, वो मैं लेके चल रहा हूं। अदरवाइज ऐसा फाइनली अगर हम कहें तो ऐसा है कि जो एडिशन पॉलीमर्स हैं वो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी शो कर सकते हैं, और जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं उनमें ये भी पाई गई है। लेकिन इस लेवल पे आप ये कह सकते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन एंड एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो अगर एग्जाम में एडिशन पॉलीमराइजेशन आता है तो आप एज पर योर बुक उसको चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन लेकर के ही अटेम्प्ट करेंगे, और अगर स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन आता है तो उसको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन लेकर कर ही आप अटेम्प्ट करेंगे। अब हम लेकर के चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, और यू कैन से एज पर योर बुक एडिशन पॉलीमराइजेशन। जो आपके सिलेबस में है वो हम यहां लेकर के चलते हैं। चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन और एडिशन पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज्म क्या है वो हम लेकर के चलते हैं। एडिशन एंड चेन पॉलीमराइजेशन, मैकेनिज्म ऑफ एडिशन एंड चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। एडिशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के मैकेनिज्म का अगर हम जिक्र करें तो ये देखिए तीन तरह के मैकेनिज्म, बेसिकली पहले दो तरह के मैं कह सकता हूं, दो तरह के मैकेनिज्म दिखाएंगे। फर्स्ट हम लेकर के चलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और सेकंड हम लेके चलते हैं आयोनिक मैकेनिज्म। आयनिक मैकेनिज्म यानी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म दिखा सकते हैं, आयनिक मैकेनिज्म दिखा सकते हैं, और यू कैन से फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन दिखा सकते हैं और आयनिक पॉलीमराइजेशन दिखा सकते हैं। तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन यू कैन से, एंड आयनिक पॉलीमराइजेशन, आयनिक पॉलीमराइजेशन। एडिशन एंड चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज्म अगर हम पढ़ते हैं तो दो तरह के मैकेनिज्म ये शो करेंगे, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन एंड आयनिक पॉलीमराइजेशन। आयनिक पॉलीमराइजेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, cationic polymerization, cationic polymerization and anionic polymerization, cationic polymerization and anionic polymerization। तो एडिशन और चेन polymerization is of two types, free radical polymerization and ionic polymerization। Ionic polymerization is further divided into two categories, that is cationic polymerization and anionic polymerization। अब इसमें देखिए एक चीज सिंपली तो ये मानिए कि चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में जैसा हमने बताया था इसमें चेन ग्रो करती जाएगी, तो जो ग्रोइंग चेन है उसके एंड पे एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट होगा। वो रिएक्टिव इंटरमीडिएट अगर फ्री रेडिकल है तो हम उसे कहेंगे फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, और अगर वो रिएक्टिव इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है तो उसे हम कहेंगे कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, और अगर वो रिएक्टिव इंटरमीडिएट कार्ब एनायन है तो उसे हम कहेंगे एनायनिक पॉलीमराइजेशन। यानी जो चेन ग्रो कर रही है उस चेन के एंड पे क्या होगा, चेन ग्रो कर रही है तो इस केस में तो चेन के एंड पे क्या होगा, फ्री रेडिकल, और यहां पर जो चेन ग्रो कर रही है उस चेन के एंड पे क्या होगा, उस चेन के एंड पे यहां तो हमने बता दिया क्या होगा, फ्री रेडिकल, यहां चेन के एंड पे क्या होगा, कार्बोकैटायन, और इस केस में जो चेन ग्रो कर रही है उसके एंड पे क्या होगा, कार्ब एनायन। आप देखिए यहां पर इसको कौन से मोनोमर शो करेंगे, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन को, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन को दिखाएंगे एल्केन्स या सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स। मैं ये कह सकता हूं इसको कौन दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे एल्कीन्स। फॉर एग्जांपल यहां आप लेकर के चले इथीन, ये दिखाएंगे, या इसको दिखाएंगे विनाइल, विनाइल डेरिवेटिव, दिस ग्रुप इज विनाइल,
और इनके साथ यहां पर कोई लगा होगा फंक्शनल ग्रुप। जो जी मैंने शो किया है ये फंक्शनल ग्रुप है। इसको कौन दिखाएंगे, या तो एल्कीन दिखाएंगे या इनको दिखाएंगे फंक्शनली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। कैटायनिक पॉलीमराइजिन को कौन दिखाएगा, कैटायनिक पॉलीमराइजिन को जनरली वो एल्कीन दिखाएंगे जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, जिनमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वो दिखाएंगे, या सिंपली मैं ये कह सकता हूं वो विनाइल डेरिवेटिव इनको दिखाएंगे। जैसे यहां पर मैं लूं CH2 डबल बॉन्ड CH, ये विनाइल ग्रुप हो गया, और यहां पर जो ये फंक्शनल ग्रुप लगा होगा ये क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होना चाहिए। तो ये शो करेंगे कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। और एनायनिक पॉलीमराइजेशन को कौन दिखाएंगे, एनायनिक पॉलीमराइजेशन को दिखाएंगे विनाइल डेरिवेटिव्स, यानी ये दिखाएंगे CH2 डबल बॉन्ड CH, और इनके पास ये फंक्शनल ग्रुप हो, और ये फंक्शनल ग्रुप कैसा हो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो, ये दिखाएंगे। तो देखिए चेन या एडिशन पॉलीमराइजेशन जो है वो दो तरह की हो जाएगी, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन एंड आयनिक पॉलीमराइजेशन। आयनिक पॉलीमराइजेशन फिर दो तरह की है, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन एंड एनायनिक पॉलीमराइजेशन। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, जो पॉलीमेरिक चेन ग्रो कर रही है उसके एंड पे रिएक्टिव इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल होगा। कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, जो पॉलीमेरिक चेन ग्रो कर रही है उसके एंड पे रिएक्टिव इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होगा। और एनायनिक पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, जो पॉलीमेरिक चेन ग्रो कर रही है उसके एंड पे रिएक्टिव इंटरमीडिएट कार्ब एनायन होगा। अब फ्री रेडिकल क्या है, कार्बोकैटायन क्या है, कार्ब एनायन क्या है, ये सब आप 11th में पढ़ चुके हैं। जो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन है इसको जनरली एल्कीन या फंक्शनली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इसको दिखा सकती हैं। और जो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन है उसको कौन दिखाएंगे, उसको फंक्शनली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन दिखाएंगे, यानी विनाइल डेरिवेटिव दिखाएंगे। ये जो ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, इसको हम विनाइल ग्रुप बोलते हैं। और जो जी यहां पे लगाया ये यहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप है, और ये फंक्शनल ग्रुप यहां कैसा होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो एक कैटायनिक पॉलीमराइजेशन दिखाएंगे। और अगर इसी तरह विनाइल डेरिवेटिव में अगर यहां पर फंक्शनल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है तो ये एनायनिक पॉलीमराइजेशन दिखाएंगे। इसका रीजन सिंपल सा है, आपको पता भी है कि यहां पर अभी हमने बताया कि ग्रोविंग चेन के एंड पे रिएक्टिव इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होगा, और कार्बोकैटायन पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और आपको हमने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में बताया था कि कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कौन से ग्रुप करेंगे, जो उस कार्बन पे जिसपे पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रॉन को खींच लें या उसको इलेक्ट्रॉन दे दें। अगर उससे इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज और भी इंक्रीज कर जाएगा और उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो कार्बन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, जिससे उसका पॉजिटिव चार्ज डिमिनिश हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। और देखिए सिंपल सी बात हमने बताई थी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज अगर हो, कोई भी चार्ज हो कार्बन के ऊपर, तो आप ये मान लें कि वो स्पीसीज जब स्टेबलाइज होगी जब वो चार्ज डिक्रीज हो जाए। अब अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको डिक्रीज कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको डिक्रीज कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो यहां पर कार्बोकैटायन रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनता है ग्रोविंग चेन के एंड पे, और उसको स्टेबलाइज कौन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसलिए हमने बताया है कि इसको विनाइल वो डेरिवेटिव दिखाएंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। और यहां पर हमने बताया है कि एनायनिक पॉलीमराइजेशन के अंदर ग्रोविंग चेन के एंड पे जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनेगा वो कार्ब एनायन होगा, और कार्ब एनायन को कौन स्टेबलाइज करते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इसलिए हमने आपको बताया है। अब एक चीज और इसमें आप ये लेकर के चले कि यहां पर जो जी ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हो या डोनेटिंग हो, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हो या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, दोनों ही दिखा सकते हैं। और अगर यहां पर ये सब्स्टिट्यूटेड नहीं भी है, फंक्शनल ग्रुप नहीं भी है, तो ये एल्कीन क्या दिखाएंगे, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन दिखाएंगे। अब अगर मैं जिक्र करता हूं सीबीएसई एग्जाम का, तो देखिए बोर्ड एग्जाम में जो सिलेबस में है वो केवल कौन सा है, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, और ये आ भी चुका है बोर्ड में और ये इंपॉर्टेंट भी है।
तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में आपको डिटेल से बताऊंगा, इसका मैकेनिज्म आपको बताऊंगा। तो सभी बच्चे इसको करेंगे क्योंकि सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए तो है ही है। फिर उसके बाद मैं आपको कैटायनिक और एनायनिक पॉलीमराइजेशन भी करवाऊंगा, लेकिन ध्यान रहे कि ये सीबीएसई से रिलेटेड नहीं है। कंपटीशन की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, कैटायनिक एंड एनायनिक, और सीबीएसई के लिए ये वाला मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। तो वन बाय वन हम इनको लेकर के चलते हैं। तो पहले हम लेंगे फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, इसका मैकेनिज्म, फिर हम लेंगे कैटायनिक पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज्म, और फिर हम लेंगे एनायनिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म, और इनको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर से मैं बता रहा हूं, अगर सीबीएसई के लिए आप तैयारी कर रहे हैं या आप एचबीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी बोर्ड के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंपटीशन के लिए कर रहे हैं तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है। और जो बोर्ड तक ही बच्चा सीमित रहना चाहता है वो कैटायनिक और एनायनिक पॉलीमराइजेशन को छोड़ सकता है। तो हम लेकर के चलते हैं फर्स्ट फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज्म। तो देखिए अब हम लेकर के चलते हैं फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज्म क्या होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो मैकेनिज्म है पॉलीमराइजेशन का वो जनरली आपके पास फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन है, आयनिक पॉलीमराइजेशन है। इसके सिवाय अगर मैं जिक्र करता हूं तो एक और बता दें, कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन भी है। लेकिन आपके सिलेबस में जैसे मैंने बताया कि अगर आप लेकर के चलते हैं तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन आपके सिलेबस में बेसिकली कंपटीशन के लिए हम लेके चलते हैं। तो आपके पास कौन सी है, आपके पास कैटायनिक पॉलीमराइजेशन और एनायनिक पॉलीमराइजेशन भी है। तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में क्या होगा, 3 स्टेप में ये पॉलीमराइजेशन होगी। फर्स्ट स्टेप इज चेन इनिशिएशन, सेकंड स्टेप इज चेन प्रोपागेशन, एंड थर्ड स्टेप इज चेन टर्मिनेशन। तो वन बाय वन हम इनको पढ़ेंगे। तो पहली चीज, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन को कौन दिखाएंगे, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन को दिखाएंगे एल्कीन्स या डाइईन्स या सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन दिखाएंगे, यानी वो एल्कीन जिनमें फंक्शनल ग्रुप हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो। तो यानी मैं ये कह सकता हूं कि आपके पास पॉलीथीन है, पॉलीप्रोपीन है, या आपके पास पॉलीविनाइल क्लोराइड है, या पॉलीअक्राइलोनाइट्रिल है, या आपके पास पॉली आइसोब्यूटाइलिन है। ये सभी आपके फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन दिखा सकते हैं। अब फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के लिए इनिशिएशन स्टेप में जरूरत पड़ती है इनिशिएटर की। इनिशिएटर, तो इनिशिएटर क्या होगा यहां पर, इनिशिएटर यानी कि जो फ्री रेडिकल को इनिशिएट करेगा। तो यहां पर जनरली हम जो इनिशिएटर यूज करते हैं वो हम ले सकते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड इसमें हम ले सकते हैं, दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड ले सकते हैं। एसिटाइल पेरोक्साइड इसमें हम ले सकते हैं, एसिटाइल पेरोक्साइड, दिस इज एसिटाइल पेरोक्साइड। और इसमें हम टर्सरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड भी ले सकते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड भी हम इसमें ले सकते हैं, दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड, CH3 CH3 CH3C CH3 CH3 CH3C, टर्सरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड भी ले सकते हैं। अब देखिए इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा, ये जो रिएक्शन है यहां पर सबसे पहले ये जो आपने इनिशिएटर्स लिए हैं इनका होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा, इनकी डीकंपोजिशन हो जाएगी। होमोलाइटिक क्लीवेज में आपको पता है कि जैसे आपके पास ए के बीच कोई बॉन्ड बना हुआ है कोवैलेंट, तो होमोलाइटिक क्लीवेज में क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा और ये फ्री रेडिकल बनाएंगे। अब देखिए यहां पर कौन सी स्पीसीज बनेगी, यहां बनेंगे फ्री रेडिकल। अब ये ए के पास इलेक्ट्रॉन आ गया लेकिन इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि जब ये बॉन्ड बना था कोवैलेंट बॉन्ड है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ए का यूज हुआ था, एक इलेक्ट्रॉन इस ए का यूज हुआ था। और जब इसका होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, तो किसी ने किसी का इलेक्ट्रॉन नहीं लिया इसलिए चार्ज नहीं आएगा। तो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, न्यूट्रल स्पीसीज होती है, और इलेक्ट्रॉन पे होगा न्यूट्रल स्पीसीज होंगी। तो पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में यहां हम लेके चलेंगे चेन इनिशिएशन। तो यहां पर हम इनिशिएटर यूज करेंगे बेंजोइल क्लोराइड आप बेंजोइल पेरोक्साइड आप यूज कर सकते हैं, एसिटाइल पेरोक्साइड यूज कर सकते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं यहां पर फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन
एंड इनिशिएटर हम यहां लेकर के चल रहे हैं बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड इनिशिएटर, और जो मोनोमर है वो आपके पास इथीन है, और यहां पर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं पॉलीथीन की। तो अब हम इसमें एग्जांपल पर्टिकुलर क्या लेके चले, प्रिपरेशन ऑफ पॉलीथीन फ्रॉम देयर मोनोमर्स दैट इज इथीन, इथीन उनके मोनोमर होंगे, और इथीन की हम रिएक्शन कराएंगे यहां पर, किससे रिएक्शन होगी इथीन की, यहां पर हम रिएक्टिव इनिशिएटर लेंगे बेंजोइल पेरोक्साइड। तो बेंजोइल पेरोक्साइड का क्या होगा, पहले स्टेप में बेंजोइल पेरोक्साइड की होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगी और ये फ्री रेडिकल इनिशिएट करेगा। तो यहां पर 3 स्टेप्स को वन बाय वन हम लेकर के चलते हैं। फर्स्ट स्टेप दैट इज चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन में क्या होगा, जो आपने यहां पर इनिशिएटर लिया है, इनिशिएटर जैसे हमने लिया है यहां पर बेंजोइल पेरोक्साइड, ये देखिए ये हमने लिया, तो पहले स्टेप में क्या होगा, बेंजोइल पेरोक्साइड जो आपने लिया है इसका होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा, इसका होमोलाइटिक क्लीवेज हो जाएगा। जब होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो क्या होगा, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया, और यहां पर आपके पास ये स्पीसीज बन गई C6H5 C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल, ये आ गया आपके पास। ये देखिए यहां इस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अब क्या आ गए इनके पास, यहां देखिए इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए हैं जिन्होंने बॉन्ड फोर्स में पार्टिसिपेट नहीं किया, यानी यहां इसके पास ये ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया, ये फ्री रेडिकल बन गया। अब इसके बावजूद क्या होगा, यहां पर जो ये फ्री रेडिकल बना है C6H5, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये फिनाइल फ्री रेडिकल बनाएगा। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कैसे निकलेगा, इसमें से जो ये वाला बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहां आएगा और एक इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन पे ये यहां आएगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, ये मिलकर यहां डबल बॉन्ड बनाएंगे और इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास क्या बनेगा, ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया कंप्लीटली, और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया, और यहां से ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, तो ये क्या बन गया, ये यहां पर अगर स्पीसीज आप देख रहे हैं तो ये क्या बन गया आपके पास C डबल बॉन्ड O, यानी ये यहां पर आपके पास CO2 मॉलिक्यूल बन गया। तो यहां क्या आ गया, फिनाइल फ्री रेडिकल C6H5 फ्री रेडिकल एंड प्लस CO2, ये आ जाएगा। और जो फिनाइल फ्री रेडिकल बना है ये एक मोनोमर के साथ रिएक्ट करेगा और एक बिगर फ्री रेडिकल बना देगा, एक बड़ा फ्री रेडिकल बना देगा जो आगे चल के चेन को प्रोपागेट करेगा। ये देखिए C6H5 फिनाइल फ्री रेडिकल, और मोनोमर जैसा हमने बताया हम किसकी पॉलीमराइजेशन लेकर के चल रहे हैं, इथीन की, तो मोनोमर यहां पर क्या आ जाएगा, इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें क्या होगा, यहां पर जो पाई बॉन्ड है उसका होमोलाइटिक क्लीवेज, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर गया, ये ध्यान दीजिएगा, ये अगर एरो हम दिखाते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है जिसको हम बोलते हैं कर्व्ड एरो, और अगर हम फिश एरो दिखा रहे हैं तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है। तो यहां पर इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ गया। तो अगर मैं कहूं तो यहां पर ये वाली स्पीसीज आपके पास बन गई, ये हम एज्यूम करें ये बन गई। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन इनके बीच बॉन्ड बन जाएगा, इनके बीच बॉन्ड बन जाएगा, तो आप ये कह सकते हैं कि यहां पर कौन सी स्पीसीज आ गई आपके पास, C6H5 CH2 फ्री रेडिकल, ये आ जाएगा। तो देखिए यहां फिनाइल फ्री रेडिकल था, उसने बड़े साइज का फ्री रेडिकल बना दिया, और अब ये चेन को ग्रो करेगा किसके अंदर, चेन प्रोपागेशन स्टेप के अंदर। तो देखिए यहां पर चेन इनिशिएशन में क्या हुआ है, हमने जैसा आपको बताया कि चेन इनिशिएशन स्टेप में आपके पास एक इनिशिएटर होना चाहिए। इनिशिएटर जनरली क्या करेगा, ऐसा इनिशिएटर हो जो आपको फ्री रेडिकल दे दे डिकम्पोज होकर के। तो उसके लिए हम बेंजोइल पेरोक्साइड, एसिटाइल पेरोक्साइड या ब्यूटाइल पेरोक्साइड ले सकते हैं, जैसा कि हमने यहां पर इथीन की पॉलीमराइजेशन के अंदर बेंजोइल पेरोक्साइड को एज ए इनिशिएटर यूज किया है। तो यहां बेंजोइल पेरोक्साइड का होमोलाइटिक क्लीवेज हो गया और इसने ये वाला फ्री रेडिकल दे दिया। फिर ये जो फ्री रेडिकल बना इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई और इसने फिनाइल फ्री रेडिकल बनाया, और फिनाइल फ्री रेडिकल ने मोनोमर के साथ रिएक्ट करके यहां पर बड़े साइज का फ्री रेडिकल जनरेट कर दिया। तो ये आपका है चेन इनिशिएशन स्टेप। अब लेके चलते हैं हम चेन प्रोपागेशन। चेन प्रोपागेशन में क्या होगा, एज द नेम इंडिकेट चेन प्रोपागेशन, यहां पर चेन प्रोपागेट करेगी,
यानी पॉलीमेरिक चेन बढ़ेगी तो इसमें क्या होगा, सिंपल सा मैकेनिज्म है, ये आपके पास फ्री रेडिकल बन गया था चेन इनिशिएशन स्टेप में, ये वाला आपके पास आ गया था फ्री रेडिकल, ये आपके पास बना था। ये क्या करेगा, ये मोनोमर्स को ऐड करता चला जाएगा। जैसे यहां पर हम मोनोमर लें, मोनोमर क्या है हमारे पास, इथीन। तो अब देखिए उसी तरह अगर हम शो करें तो मैं ये कहूंगा यहां पर जो पाई बॉन्ड है इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, मैं पाई बॉन्ड कह रहा हूं, यहाँ एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है आपको पता है, तो क्लीवेज किसका होगा जल्दी, पाई बॉन्ड का। तो पाई बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये वाली स्पीसीज यहां बन गई। और अब ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो इसका इलेक्ट्रॉन मिलके दोनों के बीच क्या बना देंगे, ये बॉन्ड बना देंगे। तो यहां पर क्या बन जाएगा, C6H5 CH2 सॉरी ये यहां पर CH2 आएगा, CH2 और फिर ये इससे कनेक्ट होकर के CH2 फ्री रेडिकल, देखना यही बनेगा। इससे पहले चेन इनिशिएशन स्टेप में देख लेना, मैंने कभी यहां पर CH कर दिया हो, एक बार आप वीडियो को बैक करके देख लेना, ये वाला बनेगा। ये कहां से आया, चेन इनिशिएशन स्टेप से आया, इसको ठीक कर लेना अगर वहां पर मैंने गलत बना दिया हो तो यहां पर जो आपके पास ये फ्री रेडिकल आया चेन इनिशिएशन स्टेप से, इसने मोनोमर के साथ रिएक्ट किया और ये और भी बड़ा फ्री रेडिकल बना दिया। अब ये जो यहां पर बना है ये फर्दर क्या करेगा, ये फर्दर रिएक्ट करेगा एक और मोनोमर से CH2 डबल बॉन्ड CH2, और उसी तरह मैं कहूंगा ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां आ गया और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन, यानी ये कंडीशन बन गई इसमें फिर से। अब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन फिर से बॉन्ड बना लेंगे और यहां पर क्या बन जाएगा, C6H5 CH2 और ये यहां पर ये मोनोमर ऐड हो जाएगा इसके यहां पर, और ये क्या आ जाएगा CH2 फ्री रेडिकल, और बड़ा फ्री रेडिकल बन गया। और इस तरह से अगर मैं कहूं तो ये मोनोमर्स इसमें ऐड होते चले जाएंगे। कौन से मोनोमर, ये वाले मोनोमर कैसे ऐड होते चले जाएंगे, जैसे यहां पर ये मोनोमर का एडिशन दिखाया हमने, इसका दिखाया, तो इसी तरह से बहुत सारे मोनोमर इसमें ऐड होते चले जाएंगे। और मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर आपके पास ये वाली स्पीसीज बन जाएगी, ये फ्री रेडिकल बन जाएगा। यहां पर मैं कह सकता हूं इसमें जनरली अगर आप देखते हैं तो कौन सी यूनिट है जो अपने आप को रिपीट कर रही है, ये वाली यूनिट है जो अपने आप को रिपीट करती जा रही है। मैंने n नंबर लिख दिया यहां पर। n नंबर क्यों लिखा है कि ये बहुत सारे मॉलिक्यूल इसी तरह आगे ऐड होते चले जाएंगे। तो n ए लार्ज नंबर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल, यानी ये स्ट्रक्चरल रिपीटिंग यूनिट है जो अपने आप को रिपीट करती जाएगी, ये यूनिट रिपीट करेगी और एंड पे क्या बनेगा इसके, CH2 फ्री रेडिकल, ये वाली स्पीसीज बनती चली जाएगी। तो ये किसमें ऑब्टेन हो जाएगी आपको, चेन प्रोपागेशन स्टेप के अंदर। तो देखिए चेन प्रोपागेशन स्टेप में क्या हुआ है, चेन इनिशिएशन स्टेप से आपके पास ये वाला फ्री रेडिकल आया है, वहां पर अगर मैंने 2 या यहां 2 नहीं लगाया हो तो आप देख लेना, उसमें ठीक कर लेना उसे। तो ये एक मोनोमर को ऐड करेगा, ये एक बड़ा फ्री रेडिकल बना देगा, एक और मोनोमर को ऐड करेगा और बड़ा फ्री रेडिकल बना देगा, और इस तरह से बहुत सारे मोनोमर्स यानी इथीन मॉलिक्यूल्स ऐड होते चले जाएंगे और इस तरह से आपके पास एक बहुत बड़ा फ्री रेडिकल बन जाएगा, यानी बहुत लंबी चेन आ जाएगी जिसके एंड पे फ्री रेडिकल होगा। हमने यही बताया था कि चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन या एडिशन पॉलीमराइजेशन जिसको आप कह रहे हैं, उसमें क्या होगा कि चेन ग्रो करती जाएगी और ग्रोइंग चेन के एंड पे क्या होगा, रिएक्टिव इंटरमीडिएट होगा, वो फ्री रेडिकल हो, कार्बोकैटायन हो या कार्बेनायन हो। तो इस केस में वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है फ्री रेडिकल। तो ये आपके पास आ जाएगा चेन प्रोपागेशन स्टेप। अब चेन प्रोपागेशन के बाद हम लेके चलते हैं चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन कई तरीके से हो सकता है। जो फ्री रेडिकल्स यहां पर बन रहे हैं वो फ्री रेडिकल क्या करेंगे, कंबाइन हो जाएंगे, और अगर रेडिकल ही नहीं रहेगा तो चेन टर्मिनेट हो जाएगी। तो देखिए किस तरह से वो हो सकते हैं, उसके लिए हम 2 मेथड यहां पर लेकर के चलते हैं कि चेन टर्मिनेट कैसे होगी। तो उसके लिए देखिए कि आपके पास 2 ग्रोविंग चेन हो और वो कंबाइन कर जाए, तो ये वाला तरीका हो सकता है कॉम्बिनेशन, जिसको हम कह सकते हैं। टर्मिनेट कैसे हो सकती है, पहला अगर हम इसमें लेके चलें तो कॉम्बिनेशन से हो सकती है, कॉम्बिनेशन से टर्मिनेट हो सकती है। किस तरह से,
ये आपके पास एक ग्रोविंग चेन है जो ग्रो कर चुकी है, बहुत बड़ी चेन बन चुकी है, और इसके एंड पे क्या होगा यहां पर फ्री रेडिकल। ये ग्रोविंग चेन है आपके पास। इसी तरह दूसरी ग्रोविंग चेन आपके पास है जो बहुत ज्यादा ग्रो कर चुकी है। ये दूसरी ग्रोविंग चेन है, ये मैं यहां पर लिख रहा हूं CH2 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 C6H5 एंड दिस इज N टाइम्स। ये आपके पास एक ग्रोविंग चेन, ये दूसरी ग्रोविंग चेन, इसके एंड पे फ्री रेडिकल, इसके एंड पे भी फ्री रेडिकल, दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए, दोनों का कॉम्बिनेशन यानी इसका ये इलेक्ट्रॉन और इसका ये और इलेक्ट्रॉन दोनों यहां आ जाए, दोनों के बीच क्या बन जाए, ये बॉन्ड बन जाए। अब दोनों के बीच बॉन्ड बन गया तो फ्री रेडिकल की अवेलेबिलिटी फिनिश हो गई, चेन टर्मिनेट हो जाएगी। एक तो ये वाला तरीका। दूसरा इसमें हो सकता है डिस्प्रोपोर्शनेशन, दूसरा इसमें डिस्प्रोपोर्शनेशन हो सकता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन में देखिए क्या होगा, अगर सेकंड हम इसमें लेके चले, डिस्प्रोपोर्शनेशन चेन टर्मिनेशन हम जनरली दो तरीके से आपको बता रहे हैं। फर्स्ट हमने बताया कॉम्बिनेशन हो जाए, जो चेन ग्रो कर रही है जिसके एंड पे फ्री रेडिकल है उनका, या यहां पर डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाए। डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या होगा, एक चेन हाइड्रोजन देगी और दूसरा ले लेगी, एक हाइड्रोजन देगी और दूसरा ले लेगी। तो यहां पर देखिए ये फ्री रेडिकल है इस चेन के पास, इसके पास ये फ्री रेडिकल है, और ये है डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन तो ये देखिए यहां पर क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है इसको हम यहां शो कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां देखिए इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बना हुआ है, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर क्या होगा कि ये जो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, इसका होमोलाइटिक क्लीवेज आप एक किस्म से कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इसका यहां पर आएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा। जब ये यहां से जाएगा तो ये क्या निकल रहा है यहां से, हाइड्रोजन। इसको हाइड्रोजन फ्री रेडिकल मत बोलना, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वही मैंने यहां पर शो किया है। ये देखिए हाइड्रोजन जो हम बोलते हैं जनरली, इस चीज को आप नोट करें, जैसे मान लो हाइड्रोजन किसी एटम से अटैच है, ये मैं यहां पर दिखा रहा हूं, तो इसके निकलने के जो तरीके हैं वो कैसे निकल सकता है। एक तो ये कि ये होमोलाइटिक क्लीवेज से निकल जाए, और एक ये कि ये हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से निकले। अगर ये यहां पर निकल रहा है होमोलाइटिक क्लीवेज से, इस बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा, और यहां से जो निकलेगा वो ये निकलेगा, तो ये हम कहेंगे हाइड्रोजन। हेटेरोलाइटिक क्लीवेज हो और सपोज दोनों इलेक्ट्रॉन यहां इस एटम पे आ जाएं, तो यहां से ये निकलेगा और ये क्या निकलेगा, प्रोटॉन, H पॉजिटिव जिसको हम बोलते हैं। और एक ये हो कि जो यहां से H निकल रहा है ये इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन खुद अपने साथ ले जाए, यानी कि ये यहां से बॉन्ड ब्रेक हो, तो ये जो यहां से स्पीसीज निकलेगी इसको हम कहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे अब यहां, और इसको हम कहेंगे हाइड्राइड। तो ये 3 मोड है, यहां से देखिए हाइड्रोजन किसी एटम के साथ अटैच है तो होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन कहेंगे उसे। और अगर हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है और हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन उसी एटम के पास छोड़ के यहां से निकल रहा है तो उसे हम कहेंगे प्रोटॉन, H पॉजिटिव। और अगर हाइड्रोजन उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर के आ रहा है तो यहां जो निकल रहा है उसको हम कहेंगे हाइड्राइड। तो यहां मैं कह रहा हूं कि क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। और यही मैंने बताया था कि हाइड्रोजन जो होगा वो एक ग्लोविंग पॉलीमेरिक चेन से जो है दूसरे पे चला जाएगा। तो ये देखिए यहां से ये बॉन्ड का क्लीवेज हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आया, एक इलेक्ट्रॉन यहां आया, और यहां से ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आया, तो यहां क्या बन गया, यहां बन गया C6H5 CH2 CH2 N टाइम्स एंड CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया। ये यहां पर अनसैचुरेटेड पॉलीमर आ गया, ये कह सकता हूं मैं, यहां डबल बॉन्ड आ गया। और यहां से जो H निकला है, ये H निकला है यहां से, इसको कौन लेगा यहां पर, ये CH2 फ्री रेडिकल, ये जो यहां पर इलेक्ट्रॉन है ये और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना देंगे, यानी ये बन गया। और इसको सिंपल वे में मैं दिखाऊं तो ये क्या बन गया यहां पर CH3। ये कैसी पॉलीमेरिक चेन बन गई,
ये सैचुरेटेड बन गई और ये अनसैचुरेटेड। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन, एक ने हाइड्रोजन दिया दूसरे ने हाइड्रोजन लिया, तो आप ये भी पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो एक जो है वही स्पीसीज ये हाइड्रोजन देगी और वैसा ही दूसरा जो आपके पास फ्री रेडिकल है वो हाइड्रोजन ले रहा है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया है डिस्प्रोपोर्शनेशन। क्लियर? तो आपको हमने चेन इनिशिएशन स्टेप बताया, चेन प्रोपागेशन बताया, चेन टर्मिनेशन बताया। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एक और हम इसमें लेके चलते हैं, हमने लो डेंसिटी पॉलीथीन पढ़ा था, एक एग्जांपल जो हमने पढ़ा था लो डेंसिटी पॉलीथीन ब्रांच चेन पॉलीमर के अंडर हमने पढ़ा था। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन जो है वहां पर ब्रांचिंग बनती है। लो डेंसिटी पॉलीथीन में ऑब्वियसली मोनोमर क्या होगा, इथीन ही होगा। तो वहां ब्रांचिंग कैसे डेवलप होती है तो वो और आपको बता दें। यहां तो आपने देखा है कि लीनियर चेन बन रही है, ये लीनियर चेन बन रही है। तो ये जो मैकेनिज्म है ये आप कह सकते हो कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन का है। और अगर लो डेंसिटी पॉलीथीन में हम कहें तो वहां पर क्या निकलेगी, ब्रांचिंग निकलेगी। तो ब्रांचिंग कैसे डेवलप होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, वो और आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो ब्रांचिंग देखिए कैसे होगी। इनफैक्ट क्या होगा वहां पर कि ऑलरेडी जो चेन ग्रो कर चुकी है, ये हमने लिया कि कोई पॉलीमेरिक चेन है जो ऑलरेडी ग्रो कर चुकी है, ये कोई पॉलीमेरिक चेन है जो ऑलरेडी ग्रो कर चुकी है, CH2H को मैंने यहां शो कर दिया। और एक आपके पास है वो चेन जो ग्रो कर रही है, एक वो चेन है जो ग्रो कर रही है, ये चेन ग्रो कर रही है। तो ऑब्वियसली ये चेन ग्रो करेगी तो इसके एंड पे क्या होगा, फ्री रेडिकल, राइट? ये पॉलीमेरिक चेन ग्रो कर चुकी है, ये पॉलीमेरिक चेन ग्रो कर रही है, इसके एंड पे ये फ्री रेडिकल है। तो अब ये क्या करेगा, यहां जो चेन ग्रो कर चुकी है उसमें से यहां हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ध्यान रहे मैं हाइड्रोजन बोल रहा हूं, यानी क्या होगा, ये यहां पर जो बॉन्ड है इसका होमोलैटिक क्लीवेज, एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले जाएगा। तो देखिए ये तो किसमें कन्वर्ट हो गया, ये यहां पर बना गया CH2 CH2 CH फ्री रेडिकल CH2 ये बनेगा। और यहां से जो H गया है, ये जो आया है, ये यहां पर इस कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो ये जो स्पीसीज है ग्रोविंग चेन, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगा यहां पर CH2 CH3 में। या मैं ये कह सकता हूं कि जो यहां पर ऑलरेडी चेन बन चुकी थी, जो ऑलरेडी चेन बन चुकी थी, वो चेन जो है उसने फिर से फ्री रेडिकल बना लिया। और जो चेन ग्रो कर रही थी जिसके पास फ्री रेडिकल था वो टर्मिनेट हो गई, क्योंकि यहां फ्री रेडिकल ही नहीं बचा। जो चेन टर्मिनेट हो चुकी थी, जो चेन बन चुकी थी, उस चेन में से हाइड्रोजन निकलने से वो चेन फिर से रिएक्टिव हो गई पॉलीमराइजेशन के लिए। और जो यहां रिएक्टिव थी जिसमें पॉलीमराइजेशन अभी हो रहा था, वो चेन टर्मिनेट हो गई है इसको लेकर के, क्योंकि यहां फ्री रेडिकल नहीं बचा, राइट? अब ये आपके पास, इसको हम कहेंगे अब ये ग्रोविंग चेन बन गई। यानी जो आपके पास ऑलरेडी पॉलीमर चेन बन चुकी थी वो तो ग्रोविंग बन गई, और जो ग्रोविंग थी वो आपके पास चेन इसमें कन्वर्ट हो गई, यानी ये चेन अब टर्मिनेट हो गई। तो यहां पर अब ये आपके पास हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपके पास बना है ये आपके पास ग्रोविंग पॉलीमर आ गया। अब यहां ग्रोविंग चेन आ गई, यहां पर ये जो चेन ग्रो कर रही है और इसके इस कार्बन पे यहां फ्री रेडिकल है। अब ये मोनोमर को ऐड करेगा, ये देखिए ये मोनोमर लेगा, मोनोमर तो पड़े हुए सॉल्यूशन के अंदर, तो मोनोमर क्या आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब मोनोमर कैसे ऐड होगा ये देखिए कि यहां से वही बात, होमोलैटिक क्लीवेज, एक इलेक्ट्रॉन यहां आया, एक इलेक्ट्रॉन यहां आया, तो ये स्पीसीज क्या बन गई, CH2 फ्री रेडिकल CH2 फ्री रेडिकल, ये मान ले। अब ये वाला फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल क्या बनाएंगे, बॉन्ड बना देंगे। तो ये स्पीसीज इसके साथ रिएक्ट करके, ये स्पीसीज इसके साथ रिएक्ट करके किसमें चली जाएगी, ये चली जाएगी इसमें CH2 और जो यहां पर CH है ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा CH2 और यहां क्या आ गया CH2 फ्री रेडिकल और ये CH2, राइट? और ये फर्दर इसी तरह से एक और मोनोमर से ऐड हो जाएगा, ये इसी तरह एक और मोनोमर से ऐड हो जाएगा और इस तरह से यहां पर ये ब्रांचिंग इंक्रीज कर जाएगी। तो देखिए यहां पर ये लीनियर ब्रांच और उससे क्या निकल गई, ब्रांचिंग निकल गई। और ये देखिए यहां पे इस पे अभी क्या है, ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल, ये एक और मोनोमर से ऐड होगा इसी तरह, और मोनोमर से ऐड होगा एक और इसी तरह का मोनोमर इसी टाइप से, जैसे एक मोनोमर ये और लेगा,
वो मोनोमर ये बनाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, यहां पे क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा। इस तरफ अगर मैं दिखाऊं तो CS2 फ्री रेडिकल, यानी अब ये ब्रांचिंग ग्रो कर रही है, ये ब्रांचिंग ग्रो कर रही है। ऐसे नीचे सीधा दिखा सकते हैं आप, लेकिन ये आपको शायद दिखाई नहीं देगा। तो ये ब्रांचिंग ग्रो कर रही है, तो लीनियर चेन और इससे क्या निकल गई, ब्रांचिंग निकल गई। तो ये क्या बनाएगा, लो डेंसिटी पॉलीथीन बनाएगा। और इसी तरह इसका भी टर्मिनेशन कैसे होगा, उसी तरह जैसे यहां पर हमने टर्मिनेशन स्टेप बताया था। तो ये हमने आपको बताया कि लीनियर चेन से ब्रांच कैसे निकलती है। तो ये लो डेंसिटी पॉलीथीन के अंदर ब्रांच चेन पॉलीमर होता है वो, तो उसमें ब्रांचिंग कैसे बनेगी, वो वाला मैकेनिज्म हमने बताया है, वो भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बनेगी। तो आज हम लेकर के चले फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, 3 स्टेप्स, इनिशिएशन, प्रोपागेशन एंड टर्मिनेशन। दिस इज ऑल अबाउट द फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से लेके चलेंगे कैटायनिक पॉलीमराइजेशन।